बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन एक ही क्लास का टॉपिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पहले मुझे बताइए, कल बताओ बेटा अंशिका, कल जो पढ़ा था वो पूरा समझ में आ गया था? माइग्रेशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन का नॉर्मल मतलब हमको पता है, ये होता है शहरीकरण या फिर किसी भी एरिया में शहर का फॉर्मेशन शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कहलाता है। अब हमको इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि किताबों में है इसीलिए थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे। ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में कितने परसेंट लोग शहरों में रहते हैं, कितने परसेंट लोग गाँव में रहते हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, ये कल का ही टॉपिक है, थोड़ा सा लगेगा कि रिपीट हो रहा है। उसके बाद शहरों के बनने से मेजर चैलेंजेस क्या हैं और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं शहरों को लेके, ये हमारी आज के क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, इन जनरल सेंस द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सिटी फ्रॉम अ विलेज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन, लिखते भी चलेंगे एक एक शब्द जो मैं बताते चल रहा हूँ आपको, ये डेफिनेशन लिखते चलें कि गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर आपसे बात करी जाए, द मूविंग एंड वर्किंग ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज एंड वर्किंग देयर इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। लोगों का अपने गांव से कार्य के हेतु शहरों की ओर विस्तार करना या चालन करना और उसके बाद वहां पे कार्य करना शहरीकरण कहलाता है। अगर जनरल सेंस में देखें तो गांव से शहर बनना शहरीकरण है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जब लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं और वहां पे काम करने लग जाते हैं तो उसको शहरीकरण कहा जाता है। हम इस डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे इंडिया वालों ने जो एक जनगणना करते हैं ना भारत के लोग, तो जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें उन्होंने अपना खुद का आंकड़ा दिया है या खुद का एक तरीका दिया है जिसमें हम बताएंगे कि शहर क्या होते हैं। इट इज़ प्राइमरली द प्रोसेस बाय विच टाउन्स एंड सिटीज आर फॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड एज मोर पीपल लिव वर्क सेटल, ये कोई मतलब का यहाँ पे बातचीत नहीं है। 10, इसका अर्थ है द चेंज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, रिडक्शन इन प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अडॉप्शन ऑफ द सोसाइटी टू दिस चेंज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ये डेफिनेशन एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। जनसंख्या का बदलाव या चेंज ग्रामीण क्षेत्रों से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर, गांव से शहरों की ओर, सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन नहीं है, कॉमा, रिडक्शन इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुपात में कमी होना, और साथ ही साथ ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अडप्टेशन ऑफ सोसाइटी टू दिस चेंज, इस बदलाव को स्वीकार करना, अपनाना शहरीकरण कहलाता है। इस बात को ये समझिए कि शहरीकरण का अर्थ सिर्फ और सिर्फ गांव का शहर बनना नहीं है। गांव से शहर बनना, रूरल से अर्बन बनना सिर्फ यही शहरीकरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्या लोग वहां के उन आदतों को अपना रहे हैं जो कि शहरों में होती है। जब लोग उन आदतों को अपना लेंगे तब उस चीज को शहरीकरण कहा जाता है, तब उस चीज को शहरीकरण कहा जाता है। मुझे बताइए क्या ये समझ में आया? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इज अ सोशियो इकोनॉमिक एंड स्पेशियल फिनोमिना। शहरीकरण एक सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रक्रिया है, फिनोमिना, इन विच, जिस प्रक्रिया में या जिसके अंतर्गत, इन विच नॉट ओनली, ना केवल रूरल एरियाज आर कन्वर्टेड
into urban areas, but also, जिसके अंतर्गत ना केवल ग्रामीण क्षेत्र शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं, अपितु बट ऑल्सो people develops non-agricultural source of income and new social culture, जिसमें लोग ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदल देते हैं, अपितु वह आय के गैर कृषि स्रोतों को खोजते हैं और साथ ही नए सामाजिक परंपराओं को अपनाते हैं। ये डेफिनेशन सभी डेफिनेशंस का निचोड़ है। एक बार पढ़िए और मुझे थम्स अप दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। शहरीकरण सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रक्रिया है जिसमें जो लोग या जनसंख्या ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होती है, ये क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमेना, अपितु परंतु साथ ही साथ अब इकोनॉमिक फिनोमेना की बात कर रहे हैं कि वह गैर कृषि क्षेत्रों में आय का स्रोत ढूंढते हैं। अगर कृषि क्षेत्रों में ढूंढते बेटा तो वो ग्रामीण क्षेत्र हो जाता, वो रूरल एरिया हो जाता। हमें नॉन एग्रीकल्चर तरीका चाहिए, दुकान खोलेंगे हम, इंडस्ट्री लगाएंगे, खेती नहीं करेंगे। लेकिन एंड न्यू सोशल कल्चर, नया सोशल कल्चर अपनाएंगे। नया सोशल कल्चर कैसे अपनाएंगे? खाने पीने का तरीका बदल जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। गांव में अगर आप कभी जाओगे, रूरल एरियाज़ में जाओगे, तो वहाँ पे जो आटा है जो हम लोग घर लेके आते हैं, वो खेतों से गेहूँ खरीद के आटा बनवा लिया जाता है या गेहूँ पिसवा लिया जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े शहरों में रहने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ चक्की वगैरह बहुत कम है और ज़्यादातर लोग आशीर्वाद, फॉर्च्यून, ये पैकेट वाला आटा खा रहे हैं। क्या हमें लोगों की परंपराओं में, कल्चर में परिवर्तन देखने को मिला? गांव के लोग जनरली फ्रेश दूध लेना पसंद करते हैं, शहर के लोग अमूल दूध लेना पसंद करते हैं। क्या कल्चर में परिवर्तन समझ में आया? सिर्फ इतना ही कल्चर में परिवर्तन नहीं है, गांव के लोग बड़ी फैमिलीज रखना पसंद करते हैं, बिग फैमिली रखना पसंद करते हैं, लेकिन शहर के लोग जनरली स्मॉल फैमिलीज या छोटी फैमिली रखना पसंद करते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कह देते हैं, छोटे परिवार या न्यूक्लियर परिवार। गांव में महिलाओं का रहन सहन, जैसे गांव में जो महिलाएं होंगी वो ज़्यादातर एक ही काम करती हैं, हाउस वाइफ या गृहिणी का काम करती हैं। लेकिन शहर में यहाँ पे वर्किंग वुमेन हमको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्त परिवार, यहाँ हमको वर्किंग वुमेन या कामकाज वाली महिला देखने को मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आएगी कैसे कल्चर चेंज हो रहा है? कल्चर में क्या अंतर है वो समझ में आया? एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं। लेकिन भारत ने शहरीकरण की क्या डेफिनेशन दी? असल में 2011 में भारत ने जनगणना कराई और जनगणना के बाद, जनगणना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंसस। क्या कहते हैं जनगणना को इंग्लिश में? सेंसस। तो ऐसे शहर जो जनगणना के बाद या जनगणना के आंकड़ों पर शहर के लिए काबिल बने या शहर के लिए कैपेबल हुए, उनको कहा जाता है सेंसस टाउन। ऐसे शहर जो इसीलिए शहर कहलाए क्योंकि वह केवल जनगणना के आंकड़ों पर खड़े उतरते हैं। अब इस पंचायत को पढ़ने से पहले हम ये जो एनिमेशन जैसा थोड़ा बनाया है इसको समझेंगे। किस इलाके में या किस शहर को भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शहर कहा जाएगा? नंबर वन, लोग कितने रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे मिनिमम लोग 5,000 चाहिए, न्यूनतम 5,000 लोग होने चाहिए मिनिमम। मतलब कि अगर किसी इलाके को आपको शहर या अर्बन एरिया घोषित करना है, सिटी घोषित करना है, तो वहाँ कम से कम 5,000 लोग तो हों, तब तो आप उसको शहर कहोगे। दूसरा, वहाँ के ये आदमी है कि औरत, हमें पता है ये मेल है। जहाँ की
75% मेल आबादी, ये बहुत ध्यान रखना, कई टेस्ट सीरीज वाले बोलते हैं 75% आबादी बस, और इस बाद में जब आप चेक करोगे तो बोलेंगे ये गलत है स्टेटमेंट। 75% मेल आबादी, सिर्फ और सिर्फ मेल आबादी, फीमेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 75% केवल पुरुष आबादी, आप मुझे बताएंगे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लिप्त होनी चाहिए कि नॉन एग्रीकल्चर में? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अंशिका, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होना चाहिए उनको। और साथ ही साथ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? यह 400 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, तभी उस इलाके को सेंसस टाउन या शहर कहा जाएगा। आइए अब रीडिंग ले लेते हैं, अब रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, देयर आर 3 क्राइटेरियाज, हमारे पास 3 क्राइटेरिया है फॉर एन एरिया टू बी अ सिटी, किसी क्षेत्र को शहर घोषित करने की 3 मांगे हैं। मिनिमम पॉपुलेशन 5000, न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। एटलीस्ट, कम से कम 75% मेल पॉपुलेशन, केवल और केवल मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि क्षेत्र में कामकाज करती हो। एंड देयर पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व मोर देन 400 स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन होना चाहिए। ऐसे इलाके को शहर कहा जाता है। मुझे बताइए क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आए हैं? लिखना है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आया सुमित समझ में? हिंदी में लिख लोगे ये? फैक्ट है, फैक्ट, प्रीलिम्स के काम आएगा ये। या फिर पॉलिटी पढ़ी होगी आपने, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं 2 चीज़ें। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं एक पंचायत, चलो देखते हैं कितना पॉलिटी आता है, कौन सा अमेंडमेंट है, और एक पढ़ते हैं म्युनिसिपैलिटी। बहुत अच्छे सुमित। पंचायत का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और शहरी निकाय का 74th, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पीवी नरसिम्हा राव ने ये चीज़ें हमको दी। आर्टिकल 243 से चालू होता है और ये पूरे लंबे जाते रहते हैं बेटा, 243 ZG तक, बहुत लंबे आर्टिकल्स हैं, बहुत लंबा जाएंगे ये आर्टिकल्स, हम वो पॉलिटी में कभी देखेंगे तो बताएंगे। अब उसमें ये जो म्युनिसिपैलिटी है इसको हम नगर निगम कह देते हैं, नगर निगम। तो हमारे 2011 का सेंसस कहता है, 2011 की जनगणना कहती है कि अगर आपको किसी इलाके को शहर घोषित करना है तो या तो आप उन 3 कैटेगरी को, 3 जो मांगे हैं उनको पूरा करो, और या फिर वो कानूनी शहर हो, या फिर वो इलाका कानूनी शहर हो। कानूनी शहर मतलब इंग्लिश में बोला जाता है स्टैट्यूटरी टाउन, मतलब उसको सरकार ने किसी कानून से बनाया हो, स्टैट्यूटरी टाउन हो। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी क्षेत्र या छावनी बोर्ड। अंशिका पता है बेटा कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? पता है सुमित? चलो जान लेते हैं, फिर नहीं पता है तो। देखो कैंट, ये एरिया सुना है कैंट एरिया? ये नाम सुना है कभी? जबलपुर कैंट और जबलपुर नगर निगम। सदर जाते हैं, अच्छा चलो सदर जाते हैं ना, सदर कभी गए हो जबलपुर सदर? आप देखो जबलपुर सदर की रोड अलग है और पूरे जबलपुर की रोड अलग है। सदर में क्या है? सदर में नगर निगम ये काम नहीं करता। सदर में कौन काम करता है बेटा? सदर में जबलपुर कैंट काम करता है। असल में कैंट होता क्या है? छावनी क्या होती है? छावनी, छावनी वो क्षेत्र होता है जो किसी ना किसी तरीके से सेना से संबंधित होता है। जैसे अगर आप जबलपुर के सदर जाओगे तो आप देखो वहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री है, यहाँ पे कैंटीन है, सदर में कैंटीन है आर्मी की, यहाँ पे हॉस्पिटल है आर्मी के,
कुल मिला के सब चीज़ें आर्मी की होनी चाहिए। ये एरिया किसी भी राज्य सरकार के, बस नाम सुना है जबलपुर छावनी में, आपका स्वागत है। छावनी का मतलब होता है बेटा वो इलाका जो किसी राज्य की सरकार नहीं चलाती, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है। मतलब मोदी जी की जो सरकार है ना, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, कौन है डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के? राजनाथ सिंह, ये साहब चलाते हैं वो। मतलब जबलपुर की छावनी ये चला रहे हैं। बाकी पूरा जबलपुर क्या कहलाता है? जबलपुर नगर निगम। और इसको जबलपुर का नगर निगम चलाता है। ये जो शास्त्री ब्रिज के आगे जाओगे तो नगर निगम दिखता है ना, ऑफिस, ये ग्वारी घाट वगैरह का इलाका, ये सब नगर निगम के अंदर आता है। और कैंट इलाका वो इलाका होता है जो केवल और केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जिन भी शहरों में आर्मी से रिलेटेड कुछ काम होता है, वहाँ पे एक कैंटोनमेंट एरिया बनाया जाता है, और ये पार्लियामेंट के कानून के तहत बनाया बनाया जाता है। ये पार्लियामेंट के कानून के तहत बनाया जाता है। आज भारत में, जहाँ तक मुझे अभी आंकड़ा याद है, टोटल 56, एक बार सर्च कर लेना, 56 या 66 कैंटोनमेंट एरिया हैं, जिसमें से जबलपुर का एक एरिया आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, जो भी सरकार सेना का काम होगा वो इसमें आएगा। बाकी इलाके नगर निगम में आते हैं। तो ऐसे इलाके जिनको कानून के तहत बनाया जाता है। देखिए, सेकंड, अ स्टैट्यूटरी टाउन, एक कानूनी शहर। वन विच इंक्लूड, जिसके अंतर्गत म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी क्षेत्र या नोटिफाइड एरिया टाउन, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ोगे। कानून से बने हुए शहर आते हैं, उनको शहर कहा जाता है, उनको शहर कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन, भारत में शहरीकरण का इतिहास। हम इसमें एक शब्द भी नहीं लिखेंगे, कोई भी कॉपी में इसमें एक शब्द भी नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ समझना है। भारत में दुनिया का सबसे पहला शहर बना था, क्या नाम है उस शहर का? हड़प्पन सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, बिल्कुल बिल्कुल, मोहनजोदाड़ो। ये फोटोज हमारे पास मोहनजोदाड़ो की अवेलेबल नहीं है बेटा, ये एआई की बनी हुई तस्वीरें हैं, इसीलिए इतनी एचडी फोटो दिख रही हैं। लेकिन ये सिर्फ आप लोग की जो क्रिएटिविटी है, मतलब दिमाग में अगर फोटो अच्छी आती हैं तो ज़्यादा याद रहता है। तो सबसे पहले भारत में जो शहरीकरण की शुरुआत होती है वो हो जाती है 2500 के आसपास, 2500 BC के आसपास, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ हमको पहले शहर मोहनजोदाड़ो और ये सब देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं महाजनपद का समय। महाजनपद के समय हमको दूसरा शहरीकरण देखने को मिलता है, क्या बताएं मुझे? महाजनपद के समय जो सभ्यता थी वो मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल एरियाज थे। दूसरा शहरीकरण हमको देखने को मिलता है जब हमारे देश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ये जो तस्वीर आपकी फ़ोटो वो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये महाशय हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय शुरुआत होती है भारत में दूसरे शहरीकरण की। तीसरे शहरीकरण की शुरुआत होती है गुप्त काल के समय। ये जो सिक्के आप देख रहे हो, ये सिक्के समुद्रगुप्त नाम के एक राजा ने चलाए थे। सिद्धार्थ सर आपको पढ़ा चुके होंगे। ये समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा है, इसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे सुमित, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बेटा। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत बढ़िया, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही गुप्त साम्राज्य खत्म होगा तो फिर कोई बड़ा शहर हमको देखने को नहीं मिलेगा। हर्षवर्धन के समय थोड़े बहुत शहर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जब भारत में शहर बनेंगे तो वो बनना चालू होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। मतलब ये वो समय आ चुका है जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है 1206 AD के समय, मतलब लगभग आज से 850 साल पहले। ऐबक आएंगे, खिलजी आएंगे और उसके बाद आएंगे अकबर। ये अकबर हैं। क्या अकबर की तस्वीर देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो वाले मुस्लिम तो नहीं दिख रहे जिनकी मूछ नहीं होती और दाढ़ी बड़ी होती है? ये चीनी जैसे क्यों दिख रहे हैं? ये चीनी जैसे क्यों दिख रहे हैं अकबर? क्योंकि बेटा अकबर
मंगोल और तुर्की प्रजातियों का मिला जुला रूप थे। ये सऊदी अरेबिया वाले मुस्लिम नहीं थे, इसीलिए इनकी मूछें हैं, लंबे लंबे जो दाढ़ी है वो भी है, और आंखों में बाल नहीं है, थोड़े चीनी जैसे दिखेंगे। इसके बाद जो भारत में शहर बनना शुरू हुए उसमें सबसे बड़ा योगदान था लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो से भी बड़ा योगदान था, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा, लॉर्ड रिपन का। ये रिपन कौन है? एमपीपीएससी 4 बार ये सवाल पूछ चुका, लेकिन पिछले 5 सालों से नहीं पूछा। लॉर्ड रिपन और कोई आदमी नहीं बेटा, इसे फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसे फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में लोकल गवर्नेंस या क्षेत्रीय प्रशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और इसके आज़ादी के बाद फिर नेहरू के भारत ने शहरीकरण की शुरुआत करी, और तब से फिर शहरीकरण हो ही रहा है। देखो मैं बहुत तेज़ी में पढ़ रहा हूँ। द बिगनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की शुरुआत भारत में वॉज मच अर्लियर, बहुत पहले हो गई थी बाकी देशों की तुलना में। एडवांस्ड अर्बनाइजेशन सिस्टम, एक बहुत ही आगे बढ़ा हुआ शहरीकरण का सिस्टम हमको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, 2600 बीसी से भी पहले। वेल डेवलप्ड अर्बनाइजेशन था, बहुत अच्छे रूप से विकसित था शहर ये। और ये हमको उनकी सिटी प्लानिंग देख के पता चलता है कि उनके शहर कैसे बने हुए थे, उनका आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ था। क्या एक आध आर्किटेक्चर का नाम याद है? जी हाँ, ग्रेट बाथ याद है, ग्रेट बाथ। क्या हमको ग्रेनरी याद है? ग्रेनरी जिसमें खाना रखते थे। कुएं याद है? कुएं, 400 कुएं मिले हैं बेटा, 400 वेल्स मिले हैं। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, क्या खासियत थी निकासी तंत्र की? 90 डिग्री में ड्रेनेज सिस्टम है इनका, 90 डिग्री में ड्रेनेज सिस्टम है। शहर से पीछे नालियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुमित। भंडार घर, हाँ। प्रॉस्परस ट्रेड, एडवांस्ड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन टर्म्ड एज, इस शहरीकरण को भारत का पहला शहरीकरण कहा जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया कहा जाता है इसको। आफ्टर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो 1750 में हो गया था, भारत में शहर पुनः देखने को मिलते हैं, री इमर्ज होते हैं इन द प्लेन्स ऑफ गंगा वैली, गंगा वैली के मैदानों में 600 बीसी के आसपास। क्या ये 600 बीसी का समय किन्हीं 2 भगवानों का जिक्र कर रहा है? किन 2 भगवानों का जिक्र कर रहा है? क्वेश्चन आता है बेटा। एस और वी, एस और वी क्या है ये? शिव? अरे नहीं बेटा, 600 बीसी में शिव भगवान कहाँ थे? इसे कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसांस। 600 बीसी का भारतीय पुनर्जागरण, इसमें 2 भगवान आएंगे, एक आएंगे बुद्ध भगवान और एक आएंगे जैन भगवान। बिल्कुल याद आया कुछ? ये तो इतना तो पढ़ा है सिद्धार्थ सर से। दिस इज कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन, इसे द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सभ्यता के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 6ठी सेंचुरी बीसी में हमें साक्ष्य मिलते हैं, लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, जहां हमें बड़े बड़े शहरों का जिक्र देखने को मिलता है। जैसे बुद्ध गए थे कई शहरों में, सारनाथ गए थे बुद्ध, बुद्ध कई शहरों में गए थे टहलने, बुद्ध कौशल प्रदेश गए थे, अशोक अवंती का गवर्नर हुआ करता था, पावापुरी नाम के शहर में गए थे, अंग नाम का एक शहर हुआ करता था। ये सभी उसी समय के शहर हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ आयरन इन दिस एरिया, लोहे की खोज ने बड़े घने जंगलों को काट के अलग कर दिया। डेंस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड बाय द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ वेपन्स मेड ऑफ आयरन, लोहे के बने हथियारों ने बड़े से बड़े जंगलों को काट के अलग कर दिया। और फिर ये जो हमारे पास क्षेत्र बचे, इसमें हम लोगों ने, बिल्कुल उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है ये, हमने खेती बाड़ी बहुत अच्छी करी, ग्रेन सरप्लस किया, मतलब खाना पीना बहुत उगाया, और फिर इस सरप्लस खाने को रूलर्स ने, पंडितों ने, क्राफ्टमैन मतलब जो मटके वगैरह बनाते हैं उनने, आर्टिसंस ने, कलाकारों ने, सैनिकों ने, सबने मिलके शहरों को बनाने का विकास किया। ये बुद्ध का शहर है। मगध, चंपा, राजगढ़, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, उज्जैनी, ये सभी महाजनपद कहलाए जो फेमस सिटीज़ बनी।
आज वाराणसी भारत की सबसे पुरानी सिटी होने का टैग लेके बैठी हुई है। ओल्डेस्ट सिटी का टैग है वाराणसी के पास, बनारस के पास सबसे पुराने शहर का टैग है। इसके बाद भारत में शहरीकरण रिवाइव होता है, दोबारा जिंदा होता है 1000 एडी के बाद, जब भारत में इस्लामिक रूल आ जाता है, इस्लाम का कंट्रोल आ जाता है। और इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस या इतिहासकारों के द्वारा इस्लाम के काल को तीसरा शहरीकरण का दौर कहा जाता है, थर्ड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अर्ली 10th सेंचुरी में अल बरूनी, इब्न बतूता, इन लोगों ने 50 से ज़्यादा बड़े शहरों का जिक्र किया है, जैसे मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, पानीपत, बड़ौदा, दिल्ली। इन शहरों के शहरीकरण की बात करें, टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में शहरीकरण की बात करें तो इसकी शुरुआत मानी जाती है पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पहला नगर निगम बनने से। जब भारत में पहला नगर निगम बना, आप मुझे बताइए नगर निगम बना मतलब ये कौन से टाउन की बात कर रहा होगा? अभी हमने देखा है नगर निगम जिस टाउन में होता है उसको कौन से शहर कहा जाता है? बताएं मुझे, कौन सा शहर कहा जाता है जहाँ पे किसी कानून से कोई चीज़ बनती है? ऐसे शहरों को स्टैट्यूटरी टाउन या फिर कानूनी शहर कहा जाता है। तो जब नया शहरीकरण का दौर गिना गया, वो तब से गिना गया जब भारत में पहला नगर निगम बना मद्रास में 1687-88 के आसपास। इसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कई जगह बने, जैसे बॉम्बे में बना, कोलकाता में बना। 1882 में यहाँ पे आएगा वो बंदा, एक कानून पास किया गया जिसमें पंचायत बनाई गई कई सारे गाँव में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तालुका बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह बनाई गई। ये सब कुछ आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। और इसीलिए लॉर्ड रिपन जो उस समय के वाइसरॉय हुआ करते थे, उस समय उनको भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है। आज़ादी के बाद कई सारे एफर्ट लगाए गए शहरीकरण का विकास करने के लिए, 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया, जिसके कारण शहरीकरण का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और कई शहर बने और लगातार शहरी आबादी का परसेंटेज भी बढ़ता चला गया। इसी के साथ शहरीकरण की कहानी होती है ख़त्म। बताएं मुझे, कहानी समझ में आ गई है? लिखना कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा इतिहास पढ़ने के लिए बताया है। बताओ मुझे, ये कहानी समझ में आ गई पूरी? अब भारत में शहरीकरण के आंकड़े कैसे बदलते गए हैं, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे 1901 में भारत में 11% लोग शहरों में रहते थे। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर केवल 11% लोग ही क्यों रहते थे? बेटा कुल 3 ही तो शहर थे और प्लस 2। कौन कौन सा शहर बनाया था अंग्रेज़ों ने? अंग्रेज़ों ने कलकत्ता बनाया था, अंग्रेज़ों ने बॉम्बे बनाया था, अंग्रेज़ों ने मद्रास बनाया था। इन 3 शहरों के बाद 1911 में जाके वो बनाना शुरू करते हैं दिल्ली। और साउथ में केरला के आसपास पुदुचेरी और गोवा जैसे शहर बनाए गए थे। और ये शहर अंग्रेज़ों ने नहीं बनाए थे, ये शहर पुदुचेरी बनाया था फ्रांसीसियों ने, फ्रांस के लोगों ने पुदुचेरी बनाया था और पुर्तगालियों ने बनाया था गोवा। सिद्धार्थ सर कई बार पढ़ाते रहते होंगे ना आप लोगों को, ऑपरेशन विजय कूट 1961, पुर्तगालियों को मार मार के भगाया गया था। तो 11% शहरी आबादी होने के पीछे कारण क्या है कि शहर कम थे बेटा, तो 11% आबादी थी। फिर 1951 में आए तो यह आबादी लगभग 17% पहुंच गई। हम 2011 में आए तो ये आबादी 31% पहुंच गई। और जब हम 2022 में आए तो ये आबादी 34% पहुंच गई। ये अनुमान है कि 2050 तक ये आबादी 50% क्रॉस कर जाएगी। मतलब 2050 तक भारत में 50% लोग गाँव में रहेंगे और 50% शहर में। लेकिन अभी जो आखिरी जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में 68% लगभग लोग जो हैं, 69% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं और 31% लोग आज भी शहरों में रहते हैं। क्या ये डेटा समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, शहर में रहने वाले लोगों का नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इन आंकड़ों को देख के बताइए, शहर में रहने वाले लोगों का नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आंकड़े देख के तो पता चल रहा है कि वह लगातार बढ़ने की स्टेज में है। क्या एग्जाम में हम इन आंकड़ों का यूज़ कर सकते हैं?
कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो पहले इसको देखो। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उसकी एक रिपोर्ट आती है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन सिटीज़। विश्व की 50% आबादी शहरों में रहती है। विश्व की, भारत की नहीं, वर्ल्ड की बात हो रही है। रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट स्टेट्स दैट बाय द ईयर 2050, 2050 तक, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की भी 50% आबादी शहरों में रहने लग जाएगी। कहाँ रहने लग जाएगी बेटा? वो शहरों में रहने लग जाएगी। और 2050 तक विश्व की 70% आबादी मेट्रो सिटीज़ या शहरों में रहने लग जाएगी। आप सिर्फ अपने नोट्स में इतना लिखें, यूएन रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, बाय 2050 50% इंडियन पॉपुलेशन, 50% भारतीय आबादी शहरी हो जाएगी, विल बी अर्बन। बस इतना ही लिखें नोट्स में और कुछ ना लिखें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है। अब इस रिपोर्ट को देखिए, ये एक समस्या है, ये एक चैलेंज है। अभी लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो हम इसको अलग से बताएंगे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, उसने की है, ऑल द टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़, भारत की 10 सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शहर जो 2019 से 2035 के बीच देखे जाएंगे। According to the study of Oxford Economics, all the top 10 fastest growing cities between 2019 to 2035 are in India. भारत, पूरे विश्व में जो 10 सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शहर हैं 2019 से 2035 के बीच, वो भारत में ही होंगे। कहने का मतलब है इंडिया हैज़ फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत में शहरीकरण का विकास दर पूरे विश्व में सबसे अधिक है। इंडिया हैज़ फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। भारत में शहरीकरण का विकास दर सबसे अधिक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का ये आंकड़ा कह रहा है कि 2019 से 2035 के बीच दुनिया के 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए शहर भारत में ही होंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? नीचे वाला आंकड़ा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2001 में 27% लोग शहरों में रहते थे, 2011 में वो 31% हो गए। ये हम आंकड़ा पहले ही देख चुके हैं, ये आंकड़े हम पहले ही देख चुके हैं। ये आंकड़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इस आंकड़े को देखिए, ये कुछ डेटा देख रहे हैं, मेंस के लिए डेटा काम आता है। मोर देन 75% ऑफ द कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन। भारत की, अगर हम भारत में बात करें कि 100 लोग भारत में शहर में रहते हैं, तो इन 100 लोगों में से 75 शहरी लोग, 75 वो लोग जो शहरों में रहते हैं, इज इन 10 स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, हाईएस्ट इन द कंट्री, यूपी, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इस बात को मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए और समझिए। भारत में, इन इंडिया, अर्बनाइजेशन इज नॉट इवन। शहरीकरण एक समान नहीं है। अर्बनाइजेशन इज नॉट इवन, शहरीकरण एक समान नहीं है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए है, दिस इज बिकॉज 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, 75% शहर की आबादी, 75% अर्बन पॉपुलेशन, 75% शहर की आबादी इज कंसंट्रेटेड, संकुचित है, इन ओनली 10 स्टेट्स, केवल और केवल 10 राज्यों में। मतलब भारत में शहर के लोग अगर 100 लोग हैं तो 75 लोग केवल इन 10 राज्यों में ही रहते हैं। द एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु एक्सेट्रा। दिल्ली भी इसी का उदाहरण है। क्या मेरी बात अब समझ में आई? मुझे जल्दी से थम्स अप दो कि भारत में शहरीकरण एक समान नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 75% जो शहर के लोग हैं वो केवल और केवल 10 राज्यों तक ही संकुचित हैं, इकट्ठे हो गए हैं कुछ राज्यों में। ये एक बड़ी समस्या है।
अब यहाँ पे एक शब्द आएगा अर्बन स्प्रॉल। क्या मतलब होता है अर्बन स्प्रॉल का, 1 मिनट में देख लेंगे, कहीं साइड में लिख लेना, कहीं ऐसे यूज़ करना हो तो। असल में अगर सिंपल शब्दों में बात करी जाए, स्प्रॉल का मतलब होता है फैलाव, विस्तार, और आसान भाषा में इंग्लिश में कहें तो स्प्रेड। शहरों का विस्तार, स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का विस्तार शहरों की ओर, स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन टुवर्ड्स अर्बन एरिया। तो अगर आंसर को और बेहतर करना है तो बस हम इतना लंबा लाइन लिखने की बजाय कि स्प्रेड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, अब देखो हम ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे ना, स्प्रेड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल शहरी जनसंख्या का विस्तार बढ़ रहा है। हम सीधे उसकी जगह एक शब्द यूज करेंगे, अर्बन स्प्रॉल इज इंक्रीजिंग रैपिडली, अर्बन स्प्रॉल तेजी से हो रहा है भारत में। और आंसर को बाकी बच्चों से अलग दिखाने के लिए तुरंत एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में बताएंगे, हर ग्राफ को मैथ्स के नज़रिए से मत देखा करो। 1950, 2001, 2021 या 2011 कर लो इसको, 2011 और 2021 और 2050, तरीका देखना बनाने का। ये ग्राफ है, 1950 में 17%, 2001 में 27%, 2011 में 31%, 2021 में 34%, और अनुमान है कि 2050 में 50% हो जाएगा। ये मैप हो आपका, ग्राफ हो गया अर्बन स्प्रॉल या शहरी विस्तार का ग्राफ। क्या ये बन पाएगा एग्जाम में? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बता दिया मैंने आपको? अरे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो आपने आईआईटी करवा दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा है इसको देख के? हो जाएगा ये, बना लो इसको जल्दी से। ये ग्राफ आपके आंसर में 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने की काबिलियत रखता है, बहुत आसान है इस ग्राफ को बनाना। कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारक। देयर आर मेनली 2 रीजन्स, यहाँ मुख्यतः 2 कारण हैं। देयर आर मेनली 2 रीजन, यहाँ मुख्यतः 2 कारण हैं अर्बनाइजेशन के। ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी का बढ़ना, बर्थ रेट के कारण, हाई बर्थ रेट होने के कारण शहरी आबादी का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, गांव के इलाकों से शहर के एरिया में प्रवास करना, जो हमने कल पढ़ा है, वह दूसरा मुख्य कारण है। अब प्रवास के कारण, अब आप मुझे सिर्फ थम्स अप देते चलना, इसको लिखते मत बैठना। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर होते हैं। एक धक्का देके मतलब जो धकेलते हैं, ढकेलने वाले कारक होते हैं, और एक खींचने वाले कारक होते हैं। ये हमने कल पढ़े हैं। जैसे देखो, ये गांव की सड़क है, गांव में सब कुछ टूटा फूटा बिखरा पड़ा हुआ है, झोपड़पट्टी है, रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं। ये एकदम लाजवाब शहर है, ये अर्बन एरियाज़ हैं। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, जिसको हम प्रवास कहते हैं। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो खींचते हैं आपको। आप मुझे बताइए, गरीबी खींचेगी, पॉवर्टी खींचेगी, या प्रॉस्पेरिटी खींचेगी, समृद्धि खींचेगी? बताएं मुझे, आप गरीबी की तरफ खींचे हुए चले जाएंगे या समृद्धि की तरफ? आपको कभी गरीबी खींचती है कि अरे वाह कितना गरीब है, मैं भी बनना चाहता हूँ, या ये कितना अमीर है, मैं भी बनना चाहता हूँ? क्या खींचता है आपको? हमें पता है खींचने के फैक्टर्स वो होंगे जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं सुनने में। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के कारक, बिल्कुल सही। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर अवसंरचना जो गाँव में नहीं है। मेडिकल सुविधाएं जो गाँव में नहीं है।
मेडिकल सुविधाओं का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इवन टुडे, आज भी मेजर पेशेंट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, अगर आपने ये सुना हो तो मुझे तुरंत आपका थम्स अप आना चाहिए कि रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। आज भी भारत में बड़े मरीज, या भारत में नहीं, मेजर पेशेंट्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, ट्रेवल टुवर्ड्स नागपुर। क्या आपने सुना है? कोई बीमारी हो जाए नागपुर ले जाओ। क्यों भाई, जबलपुर में इलाज नहीं हो पा रहे क्या? क्योंकि बेहतर मेडिकल फैसिलिटी नागपुर दे रहा है। पुलिस, कोर्ट, अब आप देखिए, जबलपुर का मामला सेटल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना, दिल्ली जाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये सभी चीज़ें पुल फैक्टर्स हैं, खींचने वाले कारक हैं। मॉडर्न कन्वीनियंस, अर्बन लाइफस्टाइल, जिसको शहर की ज़िंदगी जीनी है, कई लोगों का सपना होता है कि भाई बड़ा आईआईटी वगैरह कॉलेज मिल जाए, उसके बाद बेहतरीन दिल्ली मुंबई में जाके शहर की ज़िंदगी जिएंगे, पब में पार्टियां करेंगे, डिस्को जाएंगे। गांव में तो कुछ खास मिल नहीं रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमने कल ही इसका एग्जांपल देखा था, महाराष्ट्र और सूरत जो कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लोगों को खींचते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सभी चीज़ें। पुश फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो बोलेंगे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरे को धक्का देके निकाल रहा हूँ, तू भाग यहाँ से। गरीबी, बेरोजगारी, परिवार की समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स, रोज़ झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय मतभेद। आपने ये देखा होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी गौतम अकेडमी में अच्छे से रहे हो तो आपको पता होगा कि क्लासरूम में कास्ट को देख के कोई नहीं बैठता था। क्या आप ऐसा देख के बैठते थे कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तो मुझे अपनी कास्ट बताओ तो मैं तुम्हारे बाजू में बैठूंगा? ये सब शहरों में नहीं होता। लेकिन अगर आप यही चीज़ विलेज में जाके करते, गांव में जाके करते, तो आपको पता चलता कि यहाँ पे शूद्र को घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता, कुएं के पास नहीं जाने दिया जाता। आज भी वो बता रहा हूँ मैं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सब हवाबाजी है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं देखने को मिलता। और इसीलिए एक स्टेटमेंट है, आज भी आप अपने घर में देखते होगे कि जो आंटी लोग झाड़ू लगाने आती है ना, जो आंटी लोग झाड़ू लगाने आती हैं, उनके लिए बाहर कप अलग रखा रहता है, अगर वो कभी चाय वगैरह मांग ले तो। ये तो ऑब्जर्व किया होगा घर में कि आंटी लोग पानी मांग लें, बॉटल मांग लें, तो उनके लिए कप वगैरह बाहर अलग से रख देते हैं। गांव साइड है सुमित, कई गांव हो गए होंगे इम्प्रूव, लेकिन गांव साइड काफ़ी है। इसीलिए ये कहा गया है, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन इज बैड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं है अनलेस इट मेक रिफॉर्म्स एट सोसाइटल लेवल। कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं है तब तक जब तक वह सामाजिक स्तर पर सुधार करने की काबिलियत नहीं रखता, एट सोशल लेवल। जब तक वह सामाजिक स्तर पर सुधार करने की ताकत नहीं रखता, कोई संविधान अच्छा बुरा नहीं है। कानून लोगों के बिहेवियर से सही और बुरे होते हैं। डिज़ायर टू लिव अ लाइफ विदाउट ट्रेडिशनल बॉन्डेज, परंपराओं से अलग होकर जीवन जीने हैं, अगर जिसको जीवन जीना है वो पुश फैक्टर्स में शहर की ओर भागते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई लिखाई नहीं है गांव में। लो हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं। एडुकेट वेजेस, दिहाड़ी अच्छी नहीं मिलती गांव में। नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं गांव में। श्रिंकेज ऑफ फार्म लैंड होल्डिंग्स, कृषि भूमि क्षेत्र का कम हो जाना। आप देख रहे होगे लगातार भूमि क्षेत्र की जो चौड़ाई लंबाई है वो कम होती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा है भाइयों में, और भूमि क्षेत्र की कमी होती जा रही है, कृषि को नुकसान हो रहा है लगातार। तो ये सारी बातें हमने कल भी देखी थी। अब आ जाते हैं हम मेन चीज़ पे, जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से।
क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन? शहरीकरण के क्या प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या, इनएडुकेट हाउसिंग, उचित रहवास की सुविधाएं। पहला पॉइंट है इनएडुकेट हाउसिंग, उचित रहवास की सुविधाएं। इन मेजर सिटीज, बड़े शहरों में, लाइक दिल्ली, ब्रैकेट में 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, सभी के लिए आवास या हाउसिंग फॉर ऑल विथ ऑल फैसिलिटीज, विथ ऑल बेसिक नीड्स, सभी के लिए आवास जिसमें मूलभूत आवश्यकताएं हों या मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती हों, विथ ऑल बेसिक नीड, इज़ अ मेजर चैलेंज। कैसे दोगे शहर में सबको घर? शहर तो छोटे छोटे हैं। इज़ अ मेजर चैलेंज। दूसरी समस्या, ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्वच्छ पानी या पीने का जल, पीने योग्य जल और ऊर्जा का या आपूर्ति, ऊर्जा की या बिजली की आपूर्ति। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ट्वेंटी 21 आउट ऑफ 28 स्टेट्स, 28 में से 21 राज्य सफ़र फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, जल तनाव से ग्रसित है। जल तनाव मतलब पानी की कमी है इन इलाकों में। और एग्जाम्पल देख लो एक आध। इन दिल्ली, दिल्ली में 75% एरियाज, 75% क्षेत्रों में डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ एवं सुरक्षित पीने का जल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये रिपोर्टें आई हुई हैं। तीसरी समस्या, इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्राइम, आर्थिक अपराधों की वृद्धि, जैसे स्नैचिंग, चेन खींच के भागना, किडनैपिंग, अगवा कर लेना, फिरौती की रकम मांगना, रैंसम वगैरह। ये शहरों की समस्याएं हैं बेटा, गांवों की समस्याएं नहीं है। ये शहरों की समस्याएं हैं। फोर्थ पॉइंट, पॉपुलेशन बर्डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना पे जनसंख्या का दबाव, डिजीजेस, बीमारियां, माइग्रेशन ऑफ सिटी रिच पीपल, एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हिंडर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या गलत प्रिंट हो गया है? इसको सिंपल मैं लिख देता हूं। पॉपुलेशन बर्डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड रोड्स, सीमित रोड का होना, लिमिटेड रोड्स, रेलवे एक्सेट्रा बिकम्स चैलेंज, एक समस्या बन जाते हैं, ड्यू टू, जिसका कारण है इंक्रीज ऑफ बर्डन, जिसका कारण है बोझ का बढ़ जाना। एग्जाम्पल देखिए, मोरबी ब्रिज फॉल, मोरबी का ब्रिज गिर गया था। मोरबी का ब्रिज याद है आपको? गुजरात में मोरबी का ब्रिज घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया था। वहां पे मेला लगा, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि वहां पे वो ब्रिज गिर गया। एक्सीडेंट, ट्रैफिक, ये तो आपने सुना होगा, बेंगलोर का ट्रैफिक फेमस है, बेंगलोर का ट्रैफिक।
अर्बन प्लानिंग, शहरी योजनाएं, अर्बन फ्लड्स आ जाते हैं। ये अर्बन फ्लड्स एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक। यूपीएससी 3 बार सवाल पूछ चुका है, प्रत्यक्ष एक टॉपिक है, हम अलग से करेंगे इसको। अर्बन फ्लडिंग। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, आर्थिक असमानताएं, कई लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, कई लोग अति में अमीर हो जाएंगे और कई लोग अति में गरीब हो जाएंगे। एग्जाम्पल, फिल्म सिटी एंड धारावी बोथ इन मुंबई। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं कि धारावी की झोपड़ियाँ जो हैं और जो फिल्म सिटी है जहाँ शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग रहते हैं, ये सब आजू बाजू ही है, लेकिन हमें असमानताएं देखने को मिल रही है। एक्सेसिव पॉपुलेशन का दबाव आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा पब्लिक रिसोर्सेज पे, पब्लिक संसाधनों पे, वही वाली बात है, रेलवे, बस, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट की एक समस्या यहाँ पे बड़ी बनी रहती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की एक समस्या बड़ी बनी रहती है। ये सारे तो जो अभी तक हमने देखे ये आर्थिक समस्याएं थी। क्या कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं? जी हाँ, स्लम एक्सपेंशन, झुग्गी झोपड़ी का विस्तार। झुग्गी झोपड़ी का संबंध हमेशा ही इलिटरेसी, अशिक्षा, बीमारियाँ, डिजीजेस, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति, इन सारी चीज़ों से होता है। आप मुझे बताइए, भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है कि इलीगल है? लिमिटेड एरिया में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण, बिल्कुल सुमित, लीगल हो चुका है अब। 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बोल दिया था। लिमिटेड एरिया, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत ज़्यादा घनत्व है, इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बीमारियों का आदान प्रदान बढ़ने लग जाता है, एपिडेमिक्स, अकाल पड़ जाते हैं, एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? जैसे ज़ुकाम, कम्युनिकेट हो जाती हैं, मतलब अगर मान लो सुमित को ज़ुकाम है, मैंने उससे बात कर ली तो मेरे को भी ज़ुकाम हो गया, ऐसी डिजीज़ेस को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे डायरेक्ट नहीं पहुंचती, उनका पहुंचने का तरीका होता है या तो ब्लड से पहुंच जाएंगी। मान लो आपको कोई इंजेक्शन लगाया गया, फिर वो सेम इंजेक्शन किसी और व्यक्ति को लगा दिया गया, ऐसी बीमारियां। या फिर बिल्कुल HIV जैसी बीमारी, ये सारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। इन इलाकों में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड क्राइम, बच्चों के साथ होने वाले अपराध और बच्चों के साथ होने वाला जो श्रम है वो बहुत अधिक है। एग्जाम्पल देखिए, कल मैंने आपको यूपी में फिरोज़ाबाद का एक उदाहरण दिया था, जो कि एक झुग्गर झोपड़ी है। फिरोज़ाबाद में चूड़ियों का कारोबार होता है, बैंगल फैक्ट्री है, और इन चूड़ियों के कारोबार में प्रभुत्व किसका है, डोमिनेंस किसका है? चाइल्ड लेबर का। नहीं सुमित, गलत आर्टिकल बता रहे हो। चाइल्ड लेबर का आर्टिकल बेटा बिल्कुल आर्टिकल 24 है, 27 नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली, छोटे परिवार, मतलब जो बड़े परिवार होते थे, लार्ज फैमिलीज होती थी, उनका कल्चर, लार्ज फैमिलीज का कल्चर, जो दादा दादी का प्यार होता था वो, इमोशनैलिटी, इमोशनल होना, जो थोड़ा भावुकपन होता है लोगों में, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं। और इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म मतलब एकल व्यक्ति का प्रभुत्व या स्वयं को महान समझना, अकेले अकेले रहना ज़्यादा हो गया है। ये कुछ समस्याएं हैं जो सामाजिक स्तर पर देखी जाती हैं। इंडिविजुअलिज्म का आप सबसे अच्छा उदाहरण देखोगे कि जितने आप बड़े शहर में चले जाओ, अगर दिल्ली में चले जाओगे ना, तो अपार्टमेंट में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता भी नहीं है अच्छे से। और गाँव में क्या होता था कि अगर यहाँ पे किसी एक परिवार के यहाँ शादी है तो दूसरे परिवार के यहाँ भी शादी ही मानी जाती थी, वो पूरा गाँव उसको लग के कराता था, चाहे वो फिर भागवत हो या कुछ भी हो जो शहरों में होती थी। बिल्कुल आधा गाँव तो जानता ही था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा अंशिका, आपको इन टॉपिक्स में मज़ा आती है, माइग्रेशन और इसमें शहर वाले में, मतलब ठीक लग रहे हैं ये टॉपिक, समझ में आसानी से आते हैं? आपको सोशलॉजी ऑप्शनल ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको।
क्या ऑप्शनल सोचा है आपने? वैसे तो ऑप्शनल जाने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अगर आगे स्टडीज़ भी करनी है तो आपको सोशलॉजी ट्राई करना चाहिए। अभी कुछ नहीं सोचा? यही टॉपिक्स आते हैं सोशलॉजी में। मतलब उसमें कैसे पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पर क्या प्रभाव पड़ा, विदेशों से लोगों को आने का, या विदेशी संस्कृति आने से क्या प्रभाव पड़ा, तो हम बताएंगे अच्छा देखो खाने पीने में प्रभाव पड़ा, लोग पराठे की जगह बर्गर और पिज़्ज़ा खाने लगे। लोगों की ड्रेस पे प्रभाव पड़ा, लोग साड़ी की जगह जीन्स वगैरह पहनने लगे। लोगों के कल्चर में म्यूज़िक पर प्रभाव पड़ा, म्यूज़िक पर म्यूज़िक पर क्या प्रभाव पड़ा, लोग शास्त्रीय संगीत की जगह अब पॉप कल्चर रैप म्यूज़िक सुनने लगे। लोगों के फेस्टिवल पे क्या प्रभाव पड़ा, दिवाली होली के साथ साथ अब लोग मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब वैलेंटाइन डे, ये सब बनाने लग गए फेस्टिवल पे। लोगों के ग्रीटिंग कल्चर पे, मिलने जुलने के कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले लोग पैर पड़ के नमस्ते कहते थे, आज लोग हाय हेलो यो डूड ये सब कहते हैं। ये ग्रीटिंग कल्चर पे प्रभाव पड़ गया। क्या मैरिज पे कोई प्रभाव पड़ा? जी हाँ, पहले मैरिज कंपलसरी होती थी, अब वो लिव इन रिलेशनशिप्स होने लग गए। क्या फैमिली पे प्रभाव पड़ा? जी हाँ, फैमिली पे भी पहले जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार, अब वह न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटे परिवार होते हैं। ये नॉर्मल ग्लोबल, ये एक आंसर बता दिया मैंने आपको, एक एक एग्जाम्पल देके आप ये बात सीधे सीधे बता सकते हो। तो ये सोसाइटी में पढ़ते हैं अपन, बस एग्जाम्पल्स आने चाहिए बिल्कुल रियल लाइफ से, तो सोसाइटी में चीज़ें हो जाती हैं। और समस्याएं देखिए अभी, बेगरी, भीख मांगना। कभी कोचिंग से वापस आ रहे हो तो आपने देखा होगा शास्त्री ब्रिज पे जैसे हम वो फाटक पे खड़े होते हैं तो बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते रहते हैं। अनहेल्दी डाइट, शहरों में खाना कैसा है, जंक फूड, वेस्टर्न फूड, पैकेज्ड फूड, पैक किया हुआ खाना, जंक खाना। ये जंग नहीं है, जंक है, जंक। और पैकेज वाला खाना, एग्जाम्पल इंस्टेंट पराठा, इंस्टेंट पोहा। कभी दुकान जाना ना, बड़े मॉल वगैरह, वहाँ पे देखना जबलपुर में भी आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि उसमें गर्म पानी डालो, 5 मिनट रखो, पोहा तैयार। गर्म पानी डालो या ओवन में उसको गर्म करो, पराठा तैयार। ये सारी चीज़ें। फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, शारीरिक निष्क्रमता, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं शरीर से, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग जिम जाते हैं? देखने में लगता है कि जिम का कल्चर बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जिम केवल दिखावे के लिए जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, रनिंग, ये सारी चीज़ें कम हैं। मोर कंप्यूटर वर्क, यहाँ और कंप्यूटर में होने वाला काम अधिक है। मोर कंप्यूटर वर्क, तकनीकी रूप से होने वाला काम अधिक है। देयरफॉर, अब आप मुझे सिर्फ थम्स अप दे के बताना कि आप इस पॉइंट से कनेक्ट कर पा रहे हो क्या। प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट अटैक एट यंग एज, दिल के दौरे की समस्याएं बढ़ रही हैं यंग एज में। जवान जवान लोगों को अटैक आ रहे हैं भाई। बिग बॉस में एक आता था, यही नाम था शायद उसका, सिद्धार्थ करके, अरोरा था कि पता नहीं क्या था वो, सरनेम नहीं पता मुझे। सिद्धार्थ करके एक आता था बिग बॉस पे, जिसकी मौत हो गई थी, 36-35 साल का था वो। अरे जो वो शुक्ला, शुक्ला, हाँ बिल्कुल शुक्ला। अरे हाँ, वो शहनाज का जो, जिसके साथ शहनाज का रिश्ता बनाया गया था। फैमिली डिसोल्यूशन, मैरिटल ब्रेकअप, डिवोर्स या तलाक के केसेस अधिक हो जाना। क्या आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ डाइवोर्स केसेस शहरों में होते हैं? अधिकतम डाइवोर्स केस शहरों में होते हैं, आर इन अर्बन एरियाज। गांव में लोग डिवोर्स वगैरह नहीं लेते। गांव में अगर पति परेशान भी करता रहेगा ना, तो पत्नी कहेगी अरे हमको घर चला के चलना है, बच्चों के बाद वो पिताजी हैं, हम संभल के चलेंगे। शहर में नहीं है, शहर में तो वो लपाड़ा मारेगी और बोलेगी कल डिवोर्स, विवाह विच्छेदन। बहुत अच्छे। ओल्ड एज प्रॉब्लम, अकेलापन, लोनलीनेस, ओल्ड एज होम। शहरों में अक्सर ये देखा गया है
पीपल और फैमिलीज जो शहर होते हैं गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। ये भी चीज़ आपने कई सीरियल्स में मूवीज़ में देखी होगी, गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। देयरफॉर ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं, वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं जहाँ वृद्ध लोगों को रखा जाता है, वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं। उनके साथ एक साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक अकेलेपन की समस्या पैदा हो जाती है। एल्कोहल एंड ड्रग प्रॉब्लम, नशा एवं शराब की समस्याएं। कई मूवीज़ और सीरियल्स आपने देखे होंगे, मुंबई में पार्टीज़ वगैरह में, पंजाब में ड्रग्स वगैरह खुलेआम चलता है। देखा है आपने, शहरों में ये समस्याएं ज़्यादा हैं गांव की तुलना में। ये सभी मेजर शहरों की समस्याएं हैं। बिल्कुल, क्राइम पेट्रोल। पॉलिटिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, राजनीतिक समस्याएं क्या हैं? राजनीतिक समस्याएं क्या हैं शहरीकरण की? अगर आप शहर में हो तो क्या राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, ये लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत समझाते चल रहा हूँ, आप सुनते चलिए, बहुत आसान है। ऑटोनमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। हमारे देश में सबसे ऊपर केंद्र सरकार बैठती है जहाँ मोदी जी हैं, उसके नीचे राज्य सरकार होती है जहाँ पे इस समय मोहन यादव जी हैं, उसके नीचे म्यूनसिपैलिटी होती है, उसके नीचे म्यूनसिपैलिटी होती है, नगर निगम होता है, और इसके नीचे पंचायत होती है गांव के स्तर पर। ये दोनों को हम मिला के कहते हैं, ये भारत में तीसरा टियर है, तीसरा चरण है गवर्नेंस का, प्रशासन का। सेंटर अपना टैक्स खुद लगाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा CGST, सेंट्रल GST, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ये कुछ नाम आपने सुने होंगे। इतना टैक्स ले रहा है, क्या पैसों की कमी है? बिल्कुल नहीं है। स्टेट अपने टैक्स खुद लगाता है, अलग अलग जो भी इसके पास हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट GST, कोई पैसों की कमी नहीं है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी और पंचायत केंद्र और राज्य पे निर्भर करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर पावर एंड फाइनेंस, पैसे और ताकत के लिए। यह किस पे निर्भर है बेटा? केंद्र और राज्य पे, मतलब स्वतंत्र नहीं है। पहला पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता की कमी होना। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? पैसा नहीं है शहरों में, जो सरकारें चलती है उनके पास पैसा नहीं है। समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी। प्रॉपर अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी ना होना, प्रॉपर अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी या शहरी विकास नीति ना होना। एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सुना है इसका नाम? भारत एक, जबलपुर एक स्मार्ट सिटी है। नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड, अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। आप देखिए जबलपुर में पूरे तरीके से कहाँ लागू हुआ है। कुछ जगहें बहुत अच्छी हैं, कुछ जगह नहीं है। इम्प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, वही पॉइंट रिपीट हो गया कि शहरी नीति का ना होना, करप्शन बहुत ज़्यादा होना, वही घिसे पिटे पॉइंट। लैक्स एटीट्यूड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, लैक्स एटीट्यूड मतलब केयरलेस एटीट्यूड, केयरलेस एटीट्यूड। एग्जाम्पल, मल्टीपल डिगिंग ऑफ सेम रूट, मल्टीपल डिगिंग ऑफ सेम रोड, एक ही सड़क की बार बार खुदाई करना फॉर डिफरेंट पर्पस। ये रियलिटी है, मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगा, आप बोलोगे हाँ सर ये हमने भी देखा हुआ है।
अच्छी भली सड़क बनाई जाती है, बहुत बेहतरीन सड़क बनाई जाती है सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। अगले दिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले उछलते कूदते आ जाते हैं, टुबुक 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 टुबुक, भैया ये सड़क खोदनी पड़ेगी, यहाँ से टेलीकॉम की लाइन नहीं गई है, डैमेज हो गई थी, बदल नहीं पाए, आपने सड़क बना दी, यहाँ पे 2 बोर्ड लगा दिए जाएंगे, खुदाई का काम प्रगति पे है, खुदाई वगैरह होगी बढ़िया, तार वगैरह डलेगा, लेकिन तार वगैरह डलने के बाद ये रोड नहीं बनाएंगे, ये इस रोड में मिट्टी भर के चले जाएंगे और ये रोड अब कचरा हो गई। फिर जैसे तैसे 6 महीने बाद आवेदन भरू के आएंगे, तो इस रोड के रिपेयर होने के लिए सरकार अपने आदमियों को भेजेगी और इस रोड को दोबारा मरम्मत कराएगी। जैसे ही मरम्मत होगी वैसे ही पाइपलाइन वाले आ जाएंगे, बोलेंगे सर 3 जगह खुदाई करनी है, पाइपलाइन नीचे से ब्रेक हो गई है, नई पाइपलाइन डलनी है, पूरी रोड फिर से खोद देंगे। लैक्स एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। इसके पैसे, बेटा इसके पैसे तो स्टेट गवर्नमेंट देती है ना, इतना भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल पैसे नहीं देती। आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 40 में, कि राज्य सरकारें और भारत की सरकार वो उतना पैसा देगी ताकि निचले लेवल की सरकारें, म्यूनसिपैलिटी वगैरह थोड़ा बहुत काम कर सकें। तो ये पैसा तो सरकार भेजती है, और म्यूनसिपैलिटी वगैरह थोड़ा बहुत टैक्स खुद भी लेती है, जैसे हाउसिंग टैक्स हो गया, जो आपके घर में नगर निगम का नल आता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी को तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, केयरलेस एटीट्यूड वही है, उसी को केयरलेस एटीट्यूड कहते हैं, उसी को लैक्स एटीट्यूड कहा जाता है, कि अरे कर लेंगे, काम चोरी कर रहे हैं। पर्यावरण की समस्याएं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं? सिटीज़ एक्सपेंशन, शहरों का विस्तार, जिसके कारण ग्रीन एरिया, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एरिया कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। क्या एग्जाम्पल में हम हसदेव जंगल की कटाई के बारे में लिख सकते हैं? बहुत ही करंट का टॉपिक है, हसदेव फॉरेस्ट कटिंग, क्या इसके बारे में हम लिख सकते हैं? बताएं मुझे जल्दी से। क्या हम अटल सेतु के बारे में लिख सकते हैं जो मुंबई में बन रहा है? ये चीज़ें बिल्कुल लिखी जा सकती हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। चेन्नई बड़ा शहर है कि छोटा? बहुत बड़ा शहर है, नॉइसिएस्ट सिटी है भाई, सबसे ज़्यादा शोरगुल वाली सिटी है, नॉइसिएस्ट सिटी, इससे ज़्यादा हल्ला कहीं नहीं है। दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नर्क बोला है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, प्रदूषित राजधानी है। और कुछ और अच्छा एग्जाम्पल लिखना है, क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स ड्यू टू पॉल्यूशन आफ्टर दिवाली, क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स, विद्यालयों का बंद हो जाना दिवाली के पश्चात केवल और केवल प्रदूषण के कारण। क्या ये हमने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया है? दिल्ली में न्यूज़ आती है ना, आज स्कूलों की छुट्टी हो गई। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज, कल मैंने आपको ये दिल्ली का पहाड़ बताया था, बिल्कुल धुंध बढ़ जाती है सुमित, दिल्ली का कचरे का पहाड़ बताया था। तो ये सारी समस्याएं इन्वायरमेंट की समस्याएं हैं, इन्वायरमेंट की समस्याएं। अब आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, कल हमारी लास्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की। इस लास्ट क्लास में हम अर्बन हीट आइलैंड का एक टॉपिक पढ़ेंगे, शहरी ऊष्मा द्वीप का एक टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ खास टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये मैंने आपको शायद क्लास में भी बताया होगा जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कि अंदर आने वाली ऊर्जा जो होती है उसको हम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन कहते हैं, और जो जाने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। प्रादेशिक वितरण है, सौर विकिरण है। जो आने वाला है वो तो आ जाता है, जाने वाला जा नहीं पाता। शहरों में क्या होता है, पेड़ वगैरह कम होते हैं, जंगल वगैरह कम होते हैं, जंगल वगैरह कम होने के कारण शहरों के ऊपर एक ऐसा डोम बन जाता है जिसमें तापमान जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर आपको कभी ऑब्जर्व करना हो तो आप सदर चले जाना, सदर में देखना तापमान 45 डिग्री होगा, और उसके बाद टाइम मिले तो एक बार ग्वारी घाट आ जाना, ग्वारी घाट में ये तापमान नीचे गिर के 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ग्वारी घाट में आजू बाजू पेड़ है, जंगल है, तो बचा हुआ है वो इलाका, लेकिन शहरों में पेड़ जंगल काट दिए गए हैं,
उससे तापमान बहुत हो जाता है और इसीलिए वो पूरे ठंडे इलाके में, चारों तरफ ठंडा इलाका रहता है लेकिन बीच का एक शहर गर्म आइलैंड की तरह होता है। जैसे पूरे समुद्र में एक द्वीप होता है, उसी प्रकार पूरे ठंडे इलाके में एक शहर जो एकदम गर्म डोम की तरह होता है, इसको हम अर्बन हीट आइलैंड कह देते हैं। कल और डिटेल में देखेंगे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने हिस्ट्री बेटा खुद ही से कवर करी है, मैंने नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम 10 बार पढ़ी है, 10 से 12 बार स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं। 2-3 बार हमने अपनी आर एस शर्मा पढ़ी है, 2-3 बार हमने मेडिवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा पढ़ी है। जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत फुर्सत थे, कुछ पढ़ने को था नहीं, तो उस समय हमने तमिलनाडु एनसीईआरटी भी एक बार घुमा ली थी पढ़ने के लिए। लेकिन आपको मैं बोलूँगा एक ही किताब से पढ़ो। फिर हम कल देखेंगे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मीट द चैलेंजेस। कुछ योजनाएं हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राजीव हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान। गवर्नमेंट ने स्लम ड्वेलर्स के लिए कुछ निकाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इनके नाम बस देखने हैं। और उसके बाद हम कुछ सुझाव देखेंगे कि माइग्रेशन को रोक दिया जाए, प्रवास को रोक दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कम कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दो। ये सब हम कल समझाएंगे आपको। और फिर स्लम्स क्या होते हैं, स्लम के बारे में, स्लम में क्या प्रॉब्लम होती है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, वो ये झुग्गी है, देखो ये झुग्गी की फ़ोटो देखो, क्या हालत है झुग्गी की, बहुत बुरी हालत चल रही है। ये हम कल देखेंगे, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ हम देखेंगे कल, वो होगा हमारा अर्बन फ्लडिंग। शहरों में जो बाढ़ आती है वो अर्बन फ्लडिंग देखेंगे। आज अनीश अर्बनाइजेशन ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, आधा हुआ है, शहरीकरण आधा हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर अभी कल आ जाएगा, कल 8-9 बजे तक मैं डाल दूंगा, देख लेना वो, ठीक है। और लास्ट में हम ट्राइबल्स को थोड़ा सा देख लेंगे। तो मे बी कल या परसों, हद से हद परसों, आज 5 तारीख है, 6 और 7 तारीख से ऊपर किसी हालत में नहीं जाएगा, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे आंसर राइटिंग, और वो यूट्यूब में होती रहेगी। एक एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालता रहूँगा, अगर आप लोग के पास समय मिले तो वो लिखते चलना, और शाम को फिर आप उसका यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि अच्छा इस आंसर को और कैसे लिखा जा सकता था, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं कल।